क्या आपने रात को कभी आसमान की तरफ देखा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसने रात को आसमान न देखा हो, और ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके दिमाग में कभी न कभी यह सवाल ना आया हो कि आखिर ये आसमान में जो इतने सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, ये आखिर ऊपर कैसे टिके हुए हैं? आखिर ये तारे नीचे गिर क्यों नहीं जाते? क्या है इन तारों के पीछे का राज? आखिर ये तारे कितनी कितनी दूरी पर टिके हुए हैं? क्या ये तारे इतने ही छोटे हैं जितने छोटे हमको दिखाई दे रहे हैं, या ये तारे हमारी सोच से भी बहुत बड़े हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएच अंकित और आप देख रहे हैं थिंकर अंकित यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज़ में देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, शुरू से लेकर मैंने अंत तक सब कुछ बताया। वहाँ मैंने बताया था कि तारे का जन्म कैसे होता है, आखिर तारों में चमक कहाँ से आती है, और हमने एक और सवाल पर चर्चा की थी कि तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। उसी की आगे सीरीज में हम आज जानेंगे कि ऊपर तारे कैसे टिके हुए हैं, आखिर ये तारे कहाँ पर हैं और इन तारों के समूह को क्या कहते हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो नाम होगा इन तारों के समूह का। ब्रह्मांड में स्थित हैं तारे, ग्रह, आकाशगंगा इत्यादि। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको आकाशगंगा क्या है इस सवाल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब हम पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो तारे हमें एक समूह में दिखाई देते हैं, और पृथ्वी से देखने पर तारे काफ़ी छोटे दिखाई देते हैं। लाखों सितारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। ब्रह्मांड में अनगिनत सितारे हैं, वह सारे सितारों को अलग अलग समूह में विभाजित किया गया है। इस एक समूह को आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में बहुत सारे सितारे हो सकते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाशगंगा में गैस, धूल, ग्रह, सितारा, कॉमेट, नेबुला, एस्टेरॉइड, ब्लैक होल, डार्क मैटर आदि सब चीजें होती हैं। आकाशगंगा में 98% तारा होते हैं और 2% धूल कण होते हैं। ये सब आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए जुड़े रहते हैं। ब्रह्मांड में गैलेक्सी किन सितारों के समूह को कहते हैं, ये समझ में नहीं आया तो आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। सीधी सीधी बात ये समझें कि हम कई सारे सितारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। एक आकाशगंगा में मैंने बताया कि अनुमान लगाया जाता है कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हो सकते हैं। इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर समझें। आपने आसमान में सूरज को देखा होगा, जिससे हमें रोशनी मिलती है। वह एक सितारा है। हम जहाँ रहते हैं उसका नाम पृथ्वी है, और वह एक ग्रह है। पृथ्वी जैसे बहुत सारे ग्रह हैं जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। आसमान में जो सूरज को देखते हो, उस सूरज के तरफ ब्रह्मांड में बहुत सारे सितारे हैं। उसमें से कुछ सितारे हमें रात में देखने को मिलते हैं, और उस सितारे को भी कोई ग्रह या खगोल पिंड चक्कर लगाते हैं। इस एक तारे को आप एक घर मान लो और ब्रह्मांड को पृथ्वी मान लो। जैसे कि पृथ्वी में बहुत सारे अलग अलग घर हो सकते हैं, वह सारे घर अलग अलग समूह में होते हैं। पृथ्वी में घर के समूह को हम गांव या शहर कहते हैं। इसी गांव या शहर को आप गैलेक्सी या आकाशगंगा मान सकते हैं। जैसे पृथ्वी में घर के समूह को गांव या शहर कहते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सितारों के समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। जैसे पृथ्वी में बहुत सारे गांव और शहर होते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती रहती है, उसी तरह गैलेक्सी सेंटर के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमती रहती है। यहाँ पर जिनको गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी नहीं है, मैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उनके बीच में हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन ने बताया था कि ये नियम छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े पिंड तक लागू होता है, इसीलिए इसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। इस नियम में न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है।
तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियमानुसार इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से था। F = कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नाम दिया गया, जिसकी वैल्यू इन्होंने बताई 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और m1 m2 जहाँ दोनों पिंडों के द्रव्यमान होते हैं, और r स्क्वायर, r जो है यहाँ पर दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। इसी नियम के अनुसार हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्योंकि सूरज भी एक पिंड है और पृथ्वी भी एक पिंड है। हम जितने भी आसमान में तारे देख रहे हैं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर लटके हुए हैं। सारे तारे एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऊपर टंगे हुए हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का एक जाल बना हुआ है। उसी तरह से सारे सितारे एक गैलेक्सी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्थित रहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से गैलेक्सी में उपस्थित सभी तारे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाते हैं। जैसा कि हमारा सूरज गैलेक्सी का भी चक्कर लगा रहा है और खुद भी अपनी धुरी पर घूमता है, और सूरज के चारों ओर उपस्थित ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। माना जाता है कि पृथ्वी पर जितने रेत के कण हैं, उससे ज़्यादा ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं हैं। उम्मीद है आकाश गंगा क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं कि आखिर आकाश गंगा का जन्म कैसे हुआ। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से कण में हुए विस्फोट से हुआ था। इस धमाके के बाद हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु का जन्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे गैस और धूल का जन्म हुआ। गैस और धूल के कण विशाल बादल में बदलते गए और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण सितारों का जन्म हुआ। तारे का जन्म कैसे होता है, हम ये आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि गैसों का समूह बनने के बाद निहारिका बनती है, और निहारिका में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कणों में टकराव होने के कारण उसके अंदर आग लग जाती है, जिससे हमारा तारा बनता है। उसके बाद बहुत सारे सितारों का जन्म हुआ और किसी एक चीज़ को केंद्र मानकर ये सब चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसी तरह गैलेक्सी का जन्म हुआ। ब्रह्मांड में आज भी नया गैलेक्सी का जन्म होता है और बहुत सारे गैलेक्सी नष्ट भी होते हैं। आज भी छोटे छोटे आकाश गंगाओं से मिलकर एक बड़े आकाश गंगा का जन्म होता है। दो आकाश गंगाएं आपस में टकराने पर भी एक नई आकाश गंगा का जन्म होता है। अब हम समझ लेते हैं कि आकाश गंगा कितने प्रकार की होती है। जिस प्रकार से तारे में हमने कई टाइप देखे थे, उसी प्रकार से हम आकाश गंगा में भी कई प्रकार देखेंगे। आकाश गंगा का प्रकार उन दिखावट के अनुसार विभाजित किया गया है। जिस तरह का दिखने वाला आकाश गंगा किस भाग में आएगा, इसके ऊपर अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन पावेल हब्बल ने 1926 में कुछ क्रम बताया, जिसे हम हब्बल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। इस हब्बल सीक्वेंस के अनुसार आकाश गंगा को 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग कुछ इस प्रकार से है: स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सी क्या होती हैं? जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है, उस आकाश गंगा का आकार स्पाइरल गैलेक्सी के जैसा है। स्पाइरल गैलेक्सी में कर्व्ड आर्म होता है, इसीलिए ये चक्र की तरह दिखाई देता है। अगर आपने कभी पहले बालवीर सीरियल को देखा होगा, तो उसमें आपको गैलेक्सी दिखाई जाती है। उसमें दिखाया जाता है कि जब बालवीर पृथ्वी लोक से किसी परीलोक में जाता है, तो वो दूसरी गैलेक्सी में परीलोक होता है, तो वहाँ पर अपनी सर्पिलाकार गैलेक्सी से निकलकर वो दूसरी गैलेक्सी में जाता है। बाकी सर्पिलाकार गैलेक्सी कैसी होती है, आइए हम विस्तार से समझते हैं। सर्पिलाकार गैलेक्सी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। बीच वाला भाग बल्ज यानी कि केंद्र, और केंद्र के बाहरी पट्टी को हम डिस्क कहते हैं, और सबसे बाहरी पट्टी को होलो कहते हैं। इस तरह की गैलेक्सी की बल्ज यानी सेंटर में बहुत सारे पुराने स्टार्स होते हैं, और डिस्क में डस्ट और गैस होता है, और हेलो में ओल्ड स्टार और नया स्टार होता है। हब्बल क्लासिफिकेशन के अनुसार स्पाइरल गैलेक्सी को एस लेटर से दर्शाया जाता है।
एस लेटर के साथ इंग्लिश स्मॉल केस लेटर ए बी और सी को यूज भी किया जाता है। स्पाइरल गैलेक्सी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बीच से बिल्कुल गोल होती है और इसके ऊपर भी तारे होते हैं और नीचे भी तारे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सर्पिलाकार गैलेक्सी समझ में आया होगा। हमारा सूर्य भी इसी गैलेक्सी में उपस्थित है, जो कि सबसे किनारे होलो पर स्थित है, क्योंकि हमारा सूर्य अभी पुराना नहीं हुआ है। हमारा सूर्य जिस गैलेक्सी का चक्कर लगाता है उसे हम मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला कहते हैं। इस गैलेक्सी का सूर्य हमेशा चक्कर लगाता रहता है और सूर्य को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। आइए हम दूसरी गैलेक्सी के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा। एलिप्टिकल गैलेक्सी गोल और अंडे के आकार की होती है। इसमें थोड़ा बहुत डस्ट और गैस होता है। इस तरह की गैलेक्सी में ज़्यादातर ओल्ड स्टार होते हैं। एलिप्टिकल गैलेक्सी ज़्यादातर गैलेक्सी सेंटर के बीच में होती है। इसके बाद में हम जानते हैं तीसरे नंबर की अनियमित आकाशगंगा। स्पाइरल गैलेक्सी और एलिप्टिकल गैलेक्सी के अलावा भी ब्रह्मांड में और सारी अलग अलग आकार की गैलेक्सी देखी जाती हैं, जिनका कोई भी एक निश्चित आकार नहीं होता है, इसीलिए हम इनको इरेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी हब्बल सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है जितनी जानकारी हमने इस वीडियो में दी आपको समझ में आई होगी। इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे कि जिस गैलेक्सीज में हम रहते हैं उसका नाम क्या है और उसके पीछे की रोचक कहानियाँ। तो आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।